Hello and welcome to the fourth chapter of Civics, Class 10 CBSE Board. फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, और जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके अलावा चैप्टर में स्टेट लेवल या रीजनल पार्टीज हैं और पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या रिफॉर्म्स हमें चाहिए इस पार्टी सिस्टम में। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने वीडियो 2 पार्ट्स में बनाया है। पॉलिटिकल पार्टीज में पहले वीडियो में मैं कवर करूंगी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, 1 party, 2 parties or multi-party system. And then I'm also going to discuss about the national parties, right? अब दूसरा वीडियो जो बनेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगी रीजनल पार्टीज के बारे में, दैट इज स्टेट पार्टीज के बारे में, और उसके साथ में जो चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं, करती हैं, और उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या सुधार लाए जा सकते हैं। तो वो मेरा रहेगा सेकेंड वीडियो का पार्ट। अब मेरा इंटेंशन है कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके। अगर बिना लेफ्ट राइट की बात करते हुए आपको स्ट्रेट अवे अपना कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। सी, पॉलिटिकल पार्टी एक लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो साथ में आते हैं। किस पर्पस के लिए आते हैं ये लोग साथ में? चुनाव लड़ने के लिए और उसके बाद सरकार बनाने के लिए। सो पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट? अब क्वेश्चन एक आता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पार्टीजन होती हैं? पार्टीजनशिप का मतलब है जब आप थोड़े बायस्ड होते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के लिए स्टैंड लेते हैं, मतलब आप सबको बराबरी से ना देख करके आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ आपका झुकाव या बायसनेस होती है। तो ये ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन है हाउ डू पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, सो दे इन्वॉल्व दीज पॉलिटिकल पार्टीज, दे इन्वॉल्व partisanship. Why? Because they are biased or inclined towards a particular viewpoint over an issue. कोई भी इशू हो सकता है, चाहे वो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस हो सकते हैं या इकोनॉमी को लेकर के कोई व्यू पॉइंट हो सकता है। तो अलग अलग पार्टीज अलग अलग व्यूज को सपोर्ट कर सकती हैं और वो कोशिश उनकी यही रहती है पार्टीज की कि वो अपने जो स्टैंड है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उसके सपोर्ट में खड़े रहें। तो इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर व्यू का समर्थन कर रहे हैं एज अपोज टू अदर व्यू पॉइंट्स। सो दैट इज व्हाई वी से दैट पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। अब लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक पार्टी में कुछ लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स जो पार्टी के डिसीजंस वगैरह लेते हैं। उसके अलावा पार्टी में कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं पार्टी के कामों में। तो वो हो गए एक्टिव मेंबर्स। और उसके अलावा पार्टी के कुछ फॉलोअर्स या सपोर्टर्स होते हैं, जैसे आम जनता। हम सब में से भी ज्यादातर लोगों का एक पर्टिकुलर झुकाव होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। तो दीज आर द 3 components ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये जो हमने मीनिंग डिस्कस करी थी उसी से मिलता जुलता इसका आंसर हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेनली क्या हैं। कि पहले तो हमने बोला कि एक कॉमन आइडियोलॉजी होती है उस पॉलिटिकल पार्टी की। तो क्या होता है, कई बार पार्टी के अंदर भी लोगों के थोड़े व्यूज अलग हो सकते हैं, पर जब वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं या पब्लिकली बात करते हैं तो वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के अनुसार ही बात करते हैं। सो जो लोग मीन्स वो समर्थन कर रहे हैं अपनी पार्टी का, तो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का भी उन्हें ध्यान रखना होता है हर वक्त। फिर हमने बोला दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टीज जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। देन हर एक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है जो उनके पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद हमने चौथी कैरेक्टरिस्टिक पहले भी डिस्कस करी थी कि पार्टी के जो मेन कंपोनेंट्स 3 है, क्या है? लीडर्स हैं, उसके अलावा एक्टिव मेंबर्स हैं, एंड देन उसके फॉलोअर्स या सपोर्टर्स हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। सी, ये ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो चुका है, लेकिन एक बार हम फिर से इसको डिटेल में पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है
कि एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है या उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने केवल हेडिंग्स लिखी हुई हैं, तो आप इन हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, कि वो क्या करती हैं। तो हमने पहला पॉइंट तो पहले भी डिस्कस किया था कि पहला पॉइंट पॉलिटिकल पार्टी का यही है कि चुनाव लड़ती हैं, तो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। बिकॉज चुनाव के लिए किसी भी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब चुनाव क्षेत्र, और हर चुनाव से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चुनाव क्षेत्र से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, राइट। तो एक तो यही पॉइंट हो गया कि पार्टी का एक काम है चुनाव में हिस्सा लेना। दूसरा है कि हर एक पार्टी के अपना एक मैनिफेस्टो होता है और उसकी अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं कि उनको जम्मू कश्मीर पे लेके क्या व्यू होना है, या हमने बोला कि एजुकेशन को लेके क्या है, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर उनका क्या स्टैंड होगा, राइट। तो ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो होती हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अगर अलग अलग हम इकट्ठे करने लगे तो कभी देश क्या कुछ जगह चल ही नहीं पाएगी, हम गवर्न ही नहीं कर सकते। तो हम एक जैसे व्यू पॉइंट को इकट्ठा करके पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो बना लेती है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये चीज करेंगे, राइट। तीसरा काम है मेकिंग लॉज। अब देखिए, आप बोलोगे लॉ बनाना तो लेजिस्लेचर का काम है। हमने देखा ना, बेसिकली पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी इन अ कंट्री। तो लेकिन होता क्या है कि जब हम लेजिस्लेचर की भी बात कर रहे हैं तो उस लेजिस्लेचर के अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं, और वहां पे जो पार्टी सत्ता में है उसके सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, या इंडिविजुअल भी हो सकती है या कोalition गवर्नमेंट हो सकती है। तो वो जो रूलिंग पार्टी है उसके मेंबर्स सबसे ज्यादा होंगे आपके लोकसभा के अंदर, राइट। तो मेकिंग लॉज में क्या है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके व्यूज अलग भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग इश्यूज पे, लेकिन जब वो लॉ बनाने की बात आती है या स्टैंड लेने की बात आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, क्योंकि लॉ लेजिस्लेचर बना रही है पर वहां पे भी पार्टीज के मेंबर्स ही होते हैं, और जब वो उसके अंदर होते हैं तो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अलग रख के पार्टी के स्टैंड, पार्टी का जो भी आइडियोलॉजी है उस पर अपना स्टैंड लेते हैं, राइट। उसके बाद हमने बोला नेक्स्ट है कि जो भी पार्टी देखो मेजॉरिटी में आती है या कोalition, अगर एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली देन 2 और मोर पार्टीज दे टुगेदर लाइक फॉर्म द गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, राइट, या अलायंस पार्टनर्स। अब कोalition और अलायंस में एक डिफरेंस है कि अलायंस चुनाव से पहले बनता है, जब अलग अलग पार्टीज, हमने बोला एनडीए है या यूपीए है, तो इलेक्शन से पहले बनेगा, राइट। और कोalition यूजुअली क्या होता है कि इलेक्शन के बाद की सिचुएशन, कि किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज दे कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज का एक और रोल डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे इनका एक रोल है सरकार को बनाना और उसे चलाना, राइट। उसके अलावा सी पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करती हैं ऑपोजिशन का। जो पार्टीज हार जाती हैं तो वो ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठती हैं, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये ऑपोजिशन है जो रूलिंग पार्टी के ऊपर थोड़ा चेक रखता है, क्योंकि वहां पे डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, और ये सब प्रिंट मीडिया में और अदरवाइज जो हमारा नॉट ओनली प्रिंट मीडिया, जो हमारे अदर लाइक विजुअल मीडिया है, ऑडियो विजुअल है, तो उस मीडियम से भी लोगों तक पहुंचता है। तो क्या होता है कि इससे जो सरकार है वो भी चौकस रहती है, चौकन्नी रहती है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, राइट। फिर हमने बोला पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन ये है लोगों का, जनमानस का जो ओपिनियन किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेके बनता है, तो इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिकॉज हमने देखा है आमतौर पे टीवी वगैरह है, पॉलिटिकल डिस्कशंस आते हैं, वो अपनी पार्टी की लाइन को उसके नेता बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। सिमिलरली रैलीज हैं, जो पार्टी की रैलीज होती हैं, या पार्टी के पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या आम जो हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उसमें उनकी स्टैंड जो छपता है पार्टीज के व्यूज अलग अलग। तो इससे क्या है कि पब्लिक ओपिनियन को, लोगों के ओपिनियन
को बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा खासा रोल होता है. Now, last point here is that political parties they provide access to government machinery and welfare schemes. अब इसका मतलब क्या है? See, क्या होता है कि आमतौर पे लोग ना अपने आप को सरकारी जो अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो उनसे ज्यादा उनको करीब महसूस करते हैं किसके? अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के. तो होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा उनका डिस्टेंस रहता है, वो हेजिटेट भी करते हैं सवाल जवाब पूछने में. लेकिन जब उनके अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमने इनको चुन के भेजा है, इन पे हमारा अधिकार भी है और वो उनसे मिलते रहते हैं और साथ में रिप्रेजेंटेटिव्स भी आकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाल समाचार लोगों के लेते हैं. तो इससे क्या होता है कि ये लोगों की सरकारी जो स्कीम्स हैं या जो कैसे चल रहा है काम वगैरह उस तक पहुंच बढ़ जाती है. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द रोल दैट द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले. राइट नाउ हमने अगेन सिमिलर क्वेश्चन है पर बुक में भी ये हेडिंग है आपके में कि व्हाई आर पॉलिटिकल पार्टीज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी. राइट तो ये बुक में एज डिस्कस्ड है. अगर हम इसकी बात करें तो ये हेडिंग मैं आपको बताती हूँ, नेसेसिटी करके बुक में एक हेडिंग दी हुई है. राइट कि पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी क्यों हैं. तो ये ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस इन पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरी बना देते हैं. अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आप ऐड कर सकते हो और वो पॉइंट क्या है कि अगर पार्टी नहीं होगी तो हर एक इंसान जो कैंडिडेट है वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, निर्दलीय उम्मीदवार. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब निर्दलीय मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है. तो अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो नेता जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन लिया जाएगा. लेकिन क्वेश्चन ये आता है सरकार कैसे बनेगी? सारे के सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं तो देश के लिए डिसीजन कौन लेगा, स्टेट के लिए कौन लेगा, पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन लेगा डिसीजंस? केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी भर चलाने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए या एक स्टेट को चलाने के लिए हमारी कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए. राइट तो वो सरकार बन ही नहीं पाएगी और अगर ऐसी सरकार बनाएंगे भी तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, इतने सारे उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स और हर के व्यू अलग अलग. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो अभी हमने देखा एक वर्ड यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है कि जहां पे लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. क्योंकि जब शुरुआत हुई थी डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी डायरेक्ट हुआ करती थी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि हर एडल्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होता था. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई हर किसी को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पॉसिबल नहीं था और वहां से शुरुआत हुई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की. मतलब कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना शुरू कर दिया. राइट तो इस तरह से हम देखेंगे कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके बगैर हम डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चला ही नहीं सकते. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे या क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, एक, दो या उससे ज्यादा. तो देखिए अगर हम बात करेंगे वन पार्टी सिस्टम की तो डेमोक्रेसी हम बोल ही नहीं सकते इस वन पार्टी सिस्टम के रूल को, जैसा कि चाइना में है. राइट वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करते हैं. बट सी डेमोक्रेसी को इफेक्टिव होने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए. अगर आपके पास वहां भी चुनाव होते लेकिन सेम पार्टी अलग अलग कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारती है या फिर अगर कुछ और पार्टीज हैं भी तो वो मेयरली क्या है, सब्सिडियरीज ऑफ द मेन पॉलिटिकल पार्टी. कि मतलब कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसी की ब्रांचेस समझ लीजिए. तो वोटर्स के पास जो एक इफेक्टिव चॉइस तो है ही नहीं, तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हुई? तो वन पार्टी सिस्टम तो कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. एंड कंट्रीज हैविंग वन पार्टी सिस्टम कॉल देमसेल्व्स अ डेमोक्रेसी, बट देन एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी. अब आते हैं हम बाय पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम पे. बाय पार्टी मतलब 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी मतलब मोर देन 2 पार्टीज. अब बाय पार्टी सिस्टम का मतलब देखिए ये नहीं होता कि 2 से ज्यादा पार्टी नहीं हो सकती. 2 से ज्यादा पार्टीज बाय पार्टी सिस्टम में हो सकती हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस जो होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है. मतलब कि मेन 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होती है. मेन जो पार्टीज हैं जिनके सत्ता में आने के चांसेस होते हैं वो केवल 2 होती हैं.
तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम। इट डजंट मीन कि इसके अलावा होंगी नहीं, पर मेनली दो ही पार्टी जो होती है वो इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसा कि हम यूएस में देख सकते हैं, राइट। तो हमने देखा यूएस में जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी, राइट, रिपब्लिकन पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी आर द टू मेन पार्टीज इन द यूएस। सिमिलरली अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो वहां पे लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी जो है टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज है। उसके अलावा भी और पार्टीज, आई थिंक लिबरल पार्टी एक और है, पर वो नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। तो अब आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि इंडिया में, अब इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम हम देखते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा पार्टीज के सत्ता में आने, दो से ज्यादा राधा के पार्टीज के सत्ता में आने के चांसेस होते हैं। वो अलग अलग इंडिविजुअली भी आ सकती हैं या फिर कोalition के फॉर्म में भी आ सकती हैं, अलायंस के फॉर्म में आ सकती हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है वो क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्यों है? बिकॉज मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ फेयर चांस ऑफ कमिंग टू पावर। दे मे कम इंडिपेंडेंटली और दे मे कम एज कोalition पार्टनर्स, राइट। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ दीज सिस्टम्स इज द बेस्ट सिस्टम, मतलब ये विच ऑफ दीज पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा है, राइट। तो ये इसका आंसर होगा कि देखिए कोई भी सिस्टम जो है वो आइडियल या परफेक्ट नहीं है, राइट। अब क्यों परफेक्ट आइडियल नहीं है? बिकॉज कौन सा सिस्टम फॉलो करना है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। जैसे हमने बोला कि हमारा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ और मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ हमारा हिस्टोरिकली थोड़ा एक्सपीरियंस रहा, या धीरे धीरे ये सिस्टम अपने आप इवॉल्व होता चला गया, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री विद अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। तो हमारे यहाँ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है बहुत सारी, अगर हम देखें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो जिसको केवल दो पार्टीज में सिमट के रखना एक पॉसिबल नहीं होता। तो हमने हर रीजन को, हर ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी है, राइट। जिसकी वजह से अगर हम अपना पास्ट देखें, हिस्टोरिकली कैसे इवॉल्व हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी पॉलिटिक्स कैसी रही है, तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम आइडियल है, ठीक है। तो हमने बोला कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है या हमारी डाइवर्सिटी जो रही है, उसके हिसाब से मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के लिए बहुत सुटेबल है। अब अगर हम बोले कि मल्टी पार्टी सिस्टम हर एक कंट्री के लिए सूटेबल है, ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। और जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमेशा इंडिया के लिए यही सूटेबल रहेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। हु नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 100-200 years, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम आज का अगर हम कॉन्टेम्परेरी इंडिया की बात करें, तो येस, इट इज परहैप्स द मोस्ट सूटेबल एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम फॉर इंडिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पॉलिटिकल पार्टीज के रिकग्निशन पे। ओके, कि पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए हमने ऊपर मीनिंग डिस्कस करी थी। अब हम आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज कौन करता है, रजिस्टर कौन करता है, और कितने तरह की पार्टीज हमारे यहाँ है। तो हमने बोला कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इंडिया में है तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया लिखना भी जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है जो लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस को करवाता है। तो हमने बोला जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको रजिस्टर कराना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, और जो रजिस्टर हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, recognized political parties and unrecognized political parties. See, recognized और unrecognized में अंतर ये है कि जो पार्टीज का थोड़ा वोट शेयर ज्यादा आता है, राइट, तो उसके बेसिस पे इनको रिकग्निशन दे देते हैं। तो कुछ पार्टीज हमने बोला कि अनरिकग्नाइज रह जाती हैं। मान लीजिए किसी ने पॉलिटिकल पार्टी शुरू करी है लेकिन अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया है, या फिर अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्टी का वोट शेयर बहुत कम रहा है तो वो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, और बाकी जो दूसरी रजिस्टर्ड होती हैं वो है रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। अब रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द नेशनल पार्टीज। स्टेट पार्टीज को हम रीजनल पार्टीज भी बोल सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है वोट शेयर पे, परफॉर्मेंस पे।
तो कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे ये पार्टीज को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, राइट। अब रिकॉग्नाइज पार्टीज का थोड़ा फायदा ये होता है कि उनको एक पर्टिकुलर पार्टी सिंबल दे दिया जाता है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं। अब रिकॉग्नाइज पार्टीज में मैं डिस्कस करूंगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को, बाकी हम स्टेट पार्टीज वगैरह को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो ये वाला पोर्शन स्पेशली कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट्स मिलते हैं, कहाँ पे 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। अगर हम बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस जो पूरे देश में जब चुनाव हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो उस वक्त जितने भी वोट्स डाले गए हैं उसका 6% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है, प्लस इसको कितनी सीट्स मिल रही हैं, इसके अलावा इसको मान लीजिए मिल रही हैं 4 सीट्स, कहां, इन लोकसभा, तो इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है एज नेशनल पार्टी। सो फिर से बता रही हूं कि अगर किसी पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस में जो पूरे देश की सरकार के लिए हो रहे हैं, तो उस इलेक्शन में मान लीजिए 6% वोट शेयर मिल रहा है लोकसभा इलेक्शंस में, और इसके साथ साथ उस पार्टी को लोकसभा में 4 सीटें भी मिल जाती हैं, तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उस पार्टी को रिकॉग्निशन मिलेगा एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। एक और कंडीशन देखिए, 2-3 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज होती है। तो आपके सिलेबस में एक ये दिया है, और दूसरी कंडीशन है कि मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में, 4 स्टेट्स के जो वहां के अपनी सरकार बनाने के लिए जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में अगर 6% वोट्स मिल जाते हैं, असेंबली इलेक्शंस में हमने बोला 4 स्टेट के अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 स्टेट्स में 6% वोट्स मिल रहे हैं, प्लस 4 सीट्स मिल रही हैं कहाँ, लोकसभा में, तो भी उस पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में रिकॉग्निशन मिल जाएगी। ठीक है, पहले मैंने एक कंडीशन बताई थी, अब दूसरी क्या है कि हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए जो होते हैं, तो अगर 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में किसी पार्टी को 6% वोट्स मिल जाते हैं और साथ में 4 सीट्स भी मिल रही हैं लोकसभा में, तो भी वो एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अब हम आते हैं जो इस वक्त हमारी नेशनल पार्टीज है उन पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो नेशनल पार्टीज जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है उनमें से पहले आ जाते हैं हम आप पे। अब आप की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है आपका सिंबल ये रहा झाड़ू, और ये कंपैरेटिवली न्यू पार्टी है जो 2012 में ही फॉर्म हुई थी। ये एंटी करप्शन मूवमेंट 2011 में जो यहाँ पे अन्ना हजारे जी के लीडरशिप में एक मूवमेंट चला था एंटी करप्शन मूवमेंट, तो उसके बेसिस पे ये पार्टी मतलब मेन मुद्दा यही था जिसके बेसिस पे ये पार्टी फॉर्म करी गई। तो ये बिलीव करती है अकाउंटेबिलिटी पे, साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देने की बात में, करप्शन को रूट आउट करने के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अभी हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शंस में इन मुद्दों पर खरा ना उतरने की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी पे आ जाते हैं जो है बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पे आपने देखा होगा ये ब्लू कलर और ये हाथी, तो ये कलर भी इस पार्टी का जो कलर है हम बोल सकते हैं, और ये हाथी इस पार्टी का सिंबल है। अब ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1984 में और इसके मेन जो फाउंडर थे वो थे काशीराम जी। अब इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था बहुजन समाज के लिए काम करना, जो दलित लोग रह गए हैं, थोड़े पीछे रह गए हैं लोग, जो बैकवर्ड क्लासेस है आपकी, उनका उत्थान करना, उनके लिए वर्क करना। तो इस पार्टी ने बेसिकली अपनी जो आइडियाज लिए वो बेस्ड हैं किसकी टीचिंग्स पे, साहू जी महाराज की टीचिंग्स पे, महात्मा ज्योतिबा फूले के टीचिंग्स पे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के टीचिंग्स पे। तो मेन फोकस था दलित समाज की सिचुएशन को या उनके जो भी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना। अब ये पार्टी मेनली सबसे ज्यादा एक्टिव रही है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे बहुत बार सरकार भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी इसकी प्रेजेंस रही है। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे।
तो भारतीय जनता पार्टी, आई होप कमल का फूल तो सबको पता ही है, पार्टी का सिंबल है। अब ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1980 में, लेकिन ये एक्चुअली इससे पुरानी पार्टी है, क्योंकि ये बनी थी भारतीय जनसंघ से, जिसको फॉर्म किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और 1951 में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, उन्होंने 1951 में किसको फॉर्म किया था? भारतीय जनसंघ। और इससे आगे चलकर फॉर्म हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी इन द ईयर 1980। अब भारतीय जनता पार्टी किन बातों पे एम्फेसाइज करती है? देखिए, वो बिलीव करती है कि हमें अपना जो भी एंशिएंट संस्कृति है, पुरानी संस्कृति सभ्यता, उसको भूलना नहीं चाहिए, उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पास्ट है, और इसमें से बहुत कुछ ना ये दीनदयाल उपाध्याय जी के आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय पे बेस्ड। अब इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या है? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एम्फसाइज करता है वननेस पे। वननेस इन द सेंस कि ये बोलता है कि अल्टीमेटली वी ऑल आर पार्ट्स ऑफ द सेम सोल, कि वननेस ऑफ सोल की बात करता है। तो ये बोलता है हमें रेस, कास्ट, क्रीड इस सबसे ऊपर उठना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम जो भी लोग हैं, वी आर पार्ट ऑफ वन ह्यूज और वन सोल। और अंत्योदय होता है ये बेसिकली पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि जो सबसे नीचे लेवल पर है, हमें उसको भी अपलिफ्ट करना है। तो बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन दैट एंड एम्फसाइजेस ऑन कल्चरल नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व फोर्सेस ऑल्सो। उसके अलावा इट ऑल्सो बिलीव्स इन इंटीग्रेशन, फुल इंटीग्रेशन ऑफ पीओके विद इंडिया, कि जो हमारा पार्ट आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, उसको भी हमें इंटीग्रेट करना है फुल्ली इंडिया के साथ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड इनफैक्ट लागू भी कर चुका है ये 1 फेब से, 1 फेब 2025, राइट। तो उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला। यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगी कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, बिकॉज आई थिंक इस चैप्टर में इसकी डिटेल अभी नहीं है। फिर उसके अलावा दिस पार्टी डजंट बिलीव इन और इट इनफैक्ट इज अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्शंस। सबसे पहले सरकार बनाई थी 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, बट इट डिड नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। जो उनकी फुल टर्म वाली पहली गवर्नमेंट बनी थी, दैट वाज इन द ईयर 1999। ये 2004 तक चली सरकार, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद फिर 2004 से 2014 तक बीच में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई सेंटर पे, एंड 2014 में फिर से जो बीजेपी थी उसकी सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में। Now let's come to the next important नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, और ये है CPIM। अब देखिए, CPI और CPIM दो अलग अलग पार्टीज हैं। पहले CPI भी नेशनल पार्टी थी, पर इट हैज लॉस्ट इट्स स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी। ये डिस्कशन अभी BSP के बारे में भी चल रहा है, बिकॉज उन्हें पिछले साल के चुनाव में कोई सीट्स लोकसभा में नहीं मिल पाई थी, तो उनके स्टेटस पे भी अभी डिसीजन में भी लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर जब हम CPIM की बात कर रहे हैं, तो CPI फॉर्म हुई थी 25 में, 1925, पर 1964 में उसमें डिवीजन हो गया। तो एक रहा CPI फैक्शन और एक नई पार्टी इमर्ज हुई, दैट इज CPIM फॉर मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर, सिकल एंड स्टार है, एंड रेड कलर है। ये बेसिकली कम्युनिज्म का जो कलर है, दैट इज रेड ओनली, राइट। तो ये बेसिकली आपको वर्कर्स और पेजेंट्स की पार्टी एज मतलब जो आइडियोलॉजी रही कम्युनिज्म की, तो बेसिकली वर्कर्स की। जब हम रशिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो रेवोल्यूशन आया था, दैट वाज ब्रॉट अबाउट बाय द वर्कर्स, राइट। तो वहाँ पे उसके बाद सोशलिज्म इम्प्लीमेंट हुआ, जिसका एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इट सपोर्ट्स सोशलिज्म। सोशलिज्म में ये क्या है कॉन्सेप्ट? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, कि कैपिटलिज्म में there can be differences, like there can be rich and poor जो segments of the society, पर socialism में the government works for fairer distribution of wealth. तो basically it supports socialism, secularism, no state religion, all the religions to be given equal respect, and democracy, right? So यहाँ पे इनको socio economic justice लाना है, but they want to bring about socio economic justice, जो न्याय है बात हो रही है यहाँ पे, in a democratic manner. तो दिस पार्टी हैज इट्स बेस इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। इन्होंने बहुत लंबे समय तक वेस्ट बंगाल में
गवर्नमेंट बनाई थी। अभी इनकी केरला में सरकार है, राइट। अब ये पार्टी जो है वो ओपन, जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में फॉलो करी थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसको सपोर्ट नहीं करती है। अब हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर हम इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में। इंडिया की बात इन द सेंस पैन इंडिया बोलना चाह रही थी मैं, कि अगर हम पैन इंडिया मीन्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, तो ये पहली पार्टी थी जिसको हम बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल की पार्टी बनी, और इट वाज इन द ईयर 1885। और आज़ादी के बाद ये पार्टी लगातार 1977 तक सेंटर पे रूल करती रही। तो 1977 में पहली बार अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर, और वो सरकार थी जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी जो थी, बीच में ब्रेक आया जनता पार्टी का, और उसके बाद 1980 में दोबारा सत्ता में आ गई, एंड इट कंटिन्यूड इन पार्ट टिल 1989। फिर 1989 में एक ब्रेक आया, लेकिन 1991 में वापस कांग्रेस पार्टी जो थी वो सेंटर में आ गई थी, और ये 99 तक चलता रहा, कि बीच में बहुत सारे कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। तो 1991 में ये एज अ कोalition गवर्नमेंट दोबारा पावर में आ गए थे। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, मतलब ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट। राइटिस्ट हम बोलते हैं हिंदुत्व इंक्लाइंड पार्टीज को, लेफ्टिस्ट बोलते हैं जो कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइंड होती हैं, बायस्ड होती हैं। तो ये अपने आप को एक सेंट्रिस्ट पार्टी मानती है, नीदर लेफ्ट नॉर राइट। एंड इनका एजेंडा है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज, राइट। सो इट वाज लाइक, हाँ, ये जो मैं बात कर रही थी आपको, हेडेड यूपीए विच वाज फॉर्म्ड इन 2004। यूपीए क्या है? एक अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सी, दो मेन अलायंसेस, एनडीए एंड यूपीए। अब एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दिस इज लेड बाय बीजेपी। National Democratic Alliance led by BJP. UPA is United Progressive Alliance and led by कांग्रेस। हालांकि इन्होंने 2023 में एक नया नाम अपने अलायंस को दिया था, दैट वाज इंडी अलायंस, इंडिया अलायंस, जो 2023 में इन्होंने दिया था, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो ये सेम यूपीए ने अपने 2023 में ये अलायंस को अपने नाम दिया था। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पर है, वो है एनपीपी। एनपीपी का फुल फॉर्म नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। अब ये स्टैब्लिश हुई है कहाँ? कंपैरेटिवली एक न्यू पार्टी है, तो ये फॉर्म हुई 2013 में, और इसके फाउंडर थे पीए संगमा जी। और ये पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब नॉर्थ ईस्ट से एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की जो एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये क्या बिलीव, इसके जो एजेंडा में क्या क्या है? इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो इनको मानना है कि हर एक जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके विकास होना चाहिए, उनका अच्छे से, हर एक की अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको समझ करके विकास किया जाना चाहिए। एजुकेशन स्प्रेड करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के मीन्स जनरेट होने चाहिए। तो इनका बेसिकली जो बेस है वो है मेघालय। अभी भी यहाँ पे मेघालय में इनकी बीजेपी के साथ इनकी सरकार है। तो मेघालय में जो बीजेपी का भी पहले नॉर्थ में कॉन्सेंट्रेटेड थी ज़्यादा, पर धीरे धीरे वो नॉर्थ ईस्ट में भी फैल गई है, और साउथ में की तरफ भी, जो आंध्रा में अगर हम देखें टीडीपी के साथ, या टीडीपी बीजेपी के साथ, तो धीरे धीरे वो और रीजन्स में भी स्प्रेड हो रही है। तो ये आपकी थी मेन पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पार्टीज पर ये जो पोर्शन है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस में, आधा घंटा लगभग के वीडियोस हैं, तो आप इससे रिवाइज कर सकें। आई होप ये आपके काम का रहा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।